हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारी क्लासेज हैं वो पशु परिचय भर्ती से रिलेटेड रहती हैं। तो आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड रहने वाला है, या हम कहें मुर्गी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुर्गी से। देखिए, जहां बात आती है मुर्गी वर्ग की, देखिए मुर्गी वर्ग की अगर अपन बात करें कि मुर्गी वर्ग में, या हम कहें मुर्गी वर्ग में वे सभी पक्षी आते हैं जिनको मांस के लिए या इसके अलावा हम कहें अंडे के लिए, यानी कि वे सभी पक्षी आते हैं इस वर्ग में जिनको मांस के लिए और अंडों के लिए पाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें कि कौन कौन से पक्षी आते हैं, जैसे हमने देखा कबूतर, चिकन, तीतर, बटेर, ठीक है, गिनी फाउल इत्यादि, यानी कि ये सभी पक्षी आते हैं इस वर्ग में, यानी कि वे सभी पक्षी जिनको मांस और अंडे के लिए पाला जाता है। ठीक है, उन सभी पक्षियों का अध्ययन आज किसमें करने वाले हैं? पोल्ट्री प्रोडक्शन के दौरान करने वाले हैं। तो हमने सिंपल से एक परिभाषा में कहा कि मुर्गी वर्ग के अंदर वे सभी पक्षी आते हैं जिनको मांस और अंडों के लिए पाला जाता है। फॉर एग्जांपल में हमने देखा कबूतर, चिकन, तीतर, बटेर, गिन्नी फाउल। लेकिन यदि हम बात करें हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चिकन को डिस्कस करने वाले हैं और मुर्गी का जो मांस होता है उसको क्या बोला जाता है? चिकन बोला जाता है। यानी मुर्गी वर्ग को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें पक्षियों का अध्ययन, इनका जो अध्ययन है, यानी कि पक्षी वर्ग का जो अध्ययन है किसके अंदर किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंदर किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षियों का जो अध्ययन है किसके अंदर किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। मुर्गी से शुरुआत करते हैं और मुर्गी से रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें आती हैं आज की क्लास में उन सभी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मुर्गी से रिलेटेड सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसका जूलॉजिकल नेम, या हम कहें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, जहां तक बात आती है मुर्गी को वैज्ञानिक नाम में, तो मुर्गी को वैज्ञानिक नाम में जिस प्रकार से हमने ऊंट का देखा था, गाय का देखा था, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, उसी प्रकार से मुर्गी को वैज्ञानिक नाम में किस नाम से जाना जाता है? इसे गैलस डोमेस्टिकस, क्या कहते हैं? गैलस डोमेस्टिकस, यानी कि मुर्गी की अगर अपन बात करें तो इसे गैलस डोमेस्टिकस के नाम से जाना जाता है। ये क्या हो गया? इसका साइंटिफिक नेम है, इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम में मुर्गी को गैलस डोमेस्टिकस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गैलस डोमेस्टिकस के नाम से। इसके बाद में मुर्गी में देखने वाले हैं हम गुणसूत्र, क्रोमोसोम, यानी कि मुर्गी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऊंट में हमने देखा था, गाय में हमने देखा है, भैंस में हमने देखा है, भेड़ में हमने देखा है, बकरी में होता है, यानी कि सभी जानवरों में क्रोमोसोम होते हैं। तो मुर्गी के अंदर क्रोमोसोम की संख्या, और क्रोमोसोम हमेशा किस अवस्था में होते हैं? 2n अवस्था में होते हैं, या हम कहें द्विगुणित अवस्था में होते हैं। तो मुर्गी के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है कितनी होती है? 78, यानी कि मुर्गी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78 क्रोमोसोम उसमें होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका कुल देखिए, अपन कुल कह दो या हम कहें इसकी फैमिली, यानी कि मुर्गी की जो फैमिली होती है, जिस प्रकार से हमने ऊंट की फैमिली देखी थी, क्या होता है? कैमेलिडीज की फैमिली को बोला जाता है। उसी प्रकार से इसकी जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है? गैलचिडी, या इसे बोलते हैं फेशियोनिडी, यानी कि इसकी जो फैमिली होती है उसको किस नाम से बोला जाता है? गैलचिडी या फेशियोनिडी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका अगर समूह देखें, समूह, देखिए जहां बात आती है समूह की, मुर्गियां भी क्या है? झुंड में रहती हैं। जिस प्रकार से गाय, भैंस, भेड़, बकरी का हमने समूह देखा, उसी प्रकार से मुर्गियों का जो समूह होता है, इस समूह को किस नाम से जानेंगे हम? इसे बोलते हैं फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ठीक है, ये बेसिक बातें चल रही है, यानी कि सबसे पहले
नस्लें बाद में देखेंगे, उससे पहले हम क्या देख रहे हैं, इसमें जितनी भी मुर्गी से रिलेटेड बेसिक बातें आती हैं उनको आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं नर मुर्गा। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं नर मुर्गा। यानी कि जो नर मुर्गा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, मुर्गी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट आता है नर मुर्गा। ठीक है, जो नर मुर्गा होता है उसे क्या बोलते हैं, कुक। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जो मुर्गी होती है, मुर्गी को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हैन। क्या बोलते हैं, हैन। और इनका जो चूजा होता है, चूजा या हम कहें जो बच्चा होता है, इनके बच्चे को क्या बोलते हैं, चिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, चिक बोला जाता है। एक होता है जवान नर मुर्गा और एक होती है जवान मादा मुर्गी। देखिए जो नर मुर्गा होता है इसे तो क्या बोला जाता है, कुकरेल। और जो जवान मादा मुर्गी होती है इसे क्या बोला जाता है, पुलेट। क्या बोला जाता है, पुलेट। देखिए अब इनकी अवस्थाएं थोड़ी सी समझते हैं। नर मुर्गा किसे कह रहे हैं भी, कुक हम किसे कह रहे हैं। अगर इसकी अवस्था देखें, यानी कि ऐसा मुर्गा जिसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक हो गई है, या हम कहें जिसने प्रजनन की क्रिया कर ली है, उसे तो हम क्या कह रहे हैं, कुक। यानी कि हैन किसे कहेंगे, ऐसी मुर्गी जिसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक है, जिसने अंडे देना स्टार्ट कर दिया है या अंडे दे चुकी है, उसे हम क्या कह रहे हैं, हैन। चूजा किसे कहेंगे, यानी कि मुर्गी का जो बच्चा होता है, जो चूजा होता है छोटा, यानी कि जो अंडे से बाहर निकलने की जो क्रिया है, उसके बाद उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, चीजा, चूजा, या इसे चिक कहा जाता है। जवान नर मुर्गा ये हम किसे कह रहे हैं, और जवान मादा मुर्गी ये हम किसे कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो जवान मुर्गा, यानी कि ऐसा मुर्गा जिसकी उम्र 1 वर्ष से कम हो, या हम कहें उसे जिसने अभी तक प्रजनन की क्रिया नहीं की है, उस कंडीशन को, यानी इसकी जो उम्र होगी 1 वर्ष से कम है। इसी प्रकार से मादा मुर्गी, यानी कि ऐसी मुर्गी जिसकी उम्र 1 वर्ष से कम हो, या हम कहें जिसने अभी तक अंडे देना प्रारंभ नहीं किया है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जवान मादा मुर्गी। और इसे क्या बोला जाएगा, पुलेट। नर मुर्गे को क्या कह रहे हैं, कुकरेल बोला जा रहा है। चूजे को क्या कह रहे हैं, चिक कह रहे हैं। मुर्गी को क्या बोलते हैं, हैन। और नर मुर्गी को क्या बोलेंगे, कुक कैसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड यानी कि मुर्गी से रिलेटेड सामान्य शब्दावलियां आती हैं। मुर्गी से रिलेटेड सामान्य शब्दावलियां आती हैं। सामान्य शब्दावली, देखिए सामान्य शब्दावली में हम कुछ बातें देखते हैं। एक तो क्या होता है, ब्रॉयलर। देखिए एक तो कौन सा आता है, ब्रॉयलर। देखिए ब्रॉयलर क्या होता है, ब्रॉयलर किसे कहेंगे, 6 से 8 सप्ताह का मुर्गा या मुर्गी जिसे मांस के लिए पाला जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, 6 से 8 सप्ताह का मुर्गा या मुर्गी जिसे मांस के लिए पाला जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रॉयलर किस कंडीशन को अपन कह रहे हैं मुर्गी में, यानी कि 6 से 8 सप्ताह की जो कंडीशन होती है मुर्गे या मुर्गी की, जिनको किसके लिए पाला जा रहा है, मांस के लिए पाला जा रहा है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, यानी कि वो कंडीशन क्या कहलाएगी, ब्रॉयलर कहलाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट आती है लेयर। देखिए लेयर किसे कहेंगे, यानी कि अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है, लेयर कहा जाता है। हमने कहा अंडे देने वाली मुर्गी क्या कहलाती है, भी लेयर कहलाती है। यानी कि अंडे देने वाली जो मुर्गी है उसे क्या कहा जाता है, लेयर बोला जाता है। यानी कि ये जो अंडे देना कब प्रारंभ करती हैं, 20 से 22 सप्ताह, यानी कि 20 से 22 सप्ताह के रेंज में ये जो मुर्गियां होती हैं अंडे देना प्रारंभ करती हैं।
अंडे देना प्रारंभ। और बंद कब कर देती है अगर वो भी हम देखें तो 72 सप्ताह बाद में, 72 सप्ताह बाद बंद कर देती है। तो ये क्या कहलाती हैं? लेयर कहलाती हैं। हमने कहा अंडे देने वाले मुर्गियों को क्या कहा जाता है? लेयर बोला जाता है। 20 से 22 सप्ताह में क्या करती है? अंडे देना प्रारंभ करती हैं और 72 सप्ताह बाद क्या कर देती हैं? अंडे देना बंद कर देती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? लेयर वाली नस्लें कहा जाता है। ठीक है, इसी के अलावा एक और देखते हैं यहां पर रोस्टर। नेक्स्ट आता है रोस्टर। देखिए रोस्टर अपन किसे कहेंगे? 8 से 10 सप्ताह का, या हम कहें वह ब्रॉयलर जिसकी उम्र 8 से 10 सप्ताह हो। ठीक है, और इसका वजन 2.5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम क्या कहलाता है? रोस्टर। यानी कि वह ब्रॉयलर जिसकी उम्र 8 से 10 सप्ताह हो और जिसका वजन 2.5 से 3 किलोग्राम हो, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? रोस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोस्टर उसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है बधियाकृत नर मुर्गा। नेक्स्ट आता है बधियाकृत नर मुर्गा। देखिए बधियाकृत किया हुआ जो नर मुर्गा है उसे क्या कहा जाता है? कैपन कहा जाता है। क्या बोलते से? कैपन बोला जाता है। यानी कि बधियाकरण की जो क्रिया है वो मुर्गी के अंदर भी की जाती है। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं कि बधियाकरण क्या है। मुर्गी में जो बधियाकरण की क्रिया वो किस प्रकार से की जाती है। जैसे मान लीजिए जो नर मुर्गा होता है उसकी गर्दन पर क्या लगाया जाता है? कि चीरा लगाया जाता है। और वहां पर कौन सा मेथड काम में लेंगे? रासायनिक मेथड, यानी कि रासायनिक विधि के द्वारा नर मुर्गे के अंदर बधियाकरण की क्रिया की जाती है। उसकी गर्दन पर एक चीरा लगाया जाता है और चीरे के अंदर एक टैबलेट रखी जाती है। वहां पर कौन सी? स्टिलबेट्सोल, यानी कि स्टिलबेट्सोल नामक एक टैबलेट रखी जाती है। ये कैसी विधि होगी? रासायनिक मेथड हो गया। यानी कि मुर्गे को जो बधियाकरण किया जाता है किस मेथड से? रासायनिक मेथड से। गर्दन पर चीरा लगाते हैं, एक टैबलेट रखी जाती है। कौन सी? स्टिलबेट्सोल के नाम से एक टैबलेट आती है। इस टैबलेट के माध्यम में नर मुर्गे को क्या किया जाता है? बधिया किया जाता है। और बधियाकरण जो मुर्गा है वो क्या कहलाता है? कैपन या कैपोन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है डी बेकिंग। देखिए नेक्स्ट आता है डी बेकिंग। कौन सा है? डी बेकिंग। डी बेकिंग क्या होता है? देखिए एक उपकरण आता है। कौन सा? डी बीकर। कौन सा उपकरण आता है? उपकरण का नाम क्या है? डी बीकर। एक उपकरण आता है। कौन सा? डिबेकिंग की जो क्रिया है डिबिकर उपकरण की सहायता से की जाती है। ये किस लिए किया जाता है? जब एक दिन का चूजा होता है उस चूजे में निचले हिस्से की जो चोंच होती है उसको इस उपकरण के माध्यम से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, ताकि जो चूजा होता है वो आसानी से जो दाना है, जो फीड है, वो आसानी से ग्रहण कर सके। इसलिए उसमें क्या किया जाता है? उसकी जो चोंच के निचले हिस्से को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। किस उपकरण के माध्यम से? डिबिकर उपकरण के माध्यम से। तो हम कहेंगे एक दिन के चूजे में, एक दिन के चूजे में डिबिकर, एक दिन के चूजे में डिबिकर उपकरण की सहायता से चोंच के निचले हिस्से को तोड़ना या हटाना क्या कहलाता है? डिबेकिंग की क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है डबिंग। कौन सी आती है? डबिंग। देखिए एक कंडीशन और आती है मुर्गी के अंदर डबिंग की जो क्रिया होती है, ये भी एक दिन के चूजे में की जाती है। एक दिन के
चूजे में। देखिए, एक दिन के चूजे में डिंकिंग की जो क्रिया होती है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसमें वेटल, एक तो क्या होता है वेटल, और एक ही क्या होता है कोम्ब, इसको बोलेंगे कलंगी। यानी कि कलंगी और वेटल, इनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। यानी कि हमने कहा डबिंग की क्रिया के द्वारा एक दिन के चूजे में वेटल और कोम्ब या कलंगी को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, डबिंग की कहलाती है। आप देखिए कि वेटल और कोम्ब ये क्या होता है, दोनों ही वर्ड्स को देखते हैं अपन कि वेटल और कलंगी ये क्या होते हैं। एक तो आता है वेटल और दूसरा कौन सा आता है, इसको बोलेंगे कॉम्ब या हिंदी में से कहेंगे अपन कलंगी। देखिए, पहले कलंगी को देख रहे हैं थोड़ा सा। देखिए, कलंगी आपने देखा होगा, जैसे ही नर मुर्गी का सिर होता है तो सिर के ऊपर लाल रंग की त्वचा का मांसल क्या होता है, वहां पर उभार होता है। यानी कि हम कहेंगे सिर के ऊपर, सिर के ऊपर लाल रंग की त्वचा का मांसल उभार क्या कहलाता है, कलंगी कहलाता है, जो मुर्गी में दिखाई देता है, नर मुर्गी में दिखाई देता है। वेटल क्या होता है, वेटल की जो कंडीशन होती है, मुर्गे के गले के दोनों तरफ, यानी कि गले के दोनों तरफ लाल रंग की त्वचा का मांसल फ्लैप होता है, लाल रंग की त्वचा का मांसल फ्लैप, ये क्या होता है, वेटल होता है। और ये क्या होता है, कलंगी होती है, जो मुर्गे में क्या की जाती है, डबिंग की क्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं एग लेइंग। देखिए, एग लेइंग बोल दो या इसे बोलते हैं इंग्लिश में ओवी पोजिशन। एग लेइंग या ओवी पोजिशन क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें, जो एग लेइंग, मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया, ने कहा मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया, यानी कि मुर्गी का अंडे देने की प्रक्रिया कह दो, या हमने कहा अंडे के निर्माण की प्रक्रिया, या इसके अलावा अंडे के बाहर आने की प्रक्रिया। ठीक है, मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया, अंडे के निर्माण की प्रक्रिया, या अंडे के बाहर आने की जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहेंगे, एग लेइंग या ओविपोजिशन से बोला जाता है। ठीक है, आ रही बात सुनिए। यानी कि एग लेइंग की जो क्रिया है, ओविपोजिशन किसे कहेंगे, मुर्गी में अंडे देने की जो प्रक्रिया होती है, या अंडे निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, या अंडे के बाहर आने की जो प्रक्रिया होती है, उसे एग लेइंग या ओविपोजिशन उसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके लिए अगर अपन टाइमिंग देखें, एग लेइंग के लिए यानी कि अंडे के निर्माण के लिए कितना समय लगता है, अगर उस समय को अपन देखें तो अंडे निर्माण के लिए, मुर्गी में अंडे के निर्माण के लिए 24 से 26 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है, 24 से 26 घंटे का समय लगता है। यानी कि अंडे का जो निर्माण होगा मुर्गी में, उसमें कितना समय लगता है, 24 से 26 घंटे का समय लगता है। इसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा होता है, एवीटी हार्मोन। यानी कि मुर्गी में अंडे के निर्माण के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा, एवीटी हार्मोन। इसे क्या बोलेंगे, आर्जिनिन वैसोटोसिन हार्मोन।
यानी कि मुर्गी के अंदर अंडे निर्माण के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा? आर्जिनिन वैसोटोसिन हार्मोन इस क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आइए समझ में परिभाषा। यानी कि हमने कहा एग लेंगे, मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया कह दो, अंडे निर्माण की प्रक्रिया कह दो, अंडे के बाहर आने की प्रक्रिया कह दो, क्या कहलाती है? एग लेंगे या ओविपोजिशन से बोला जाता है। इसके अलावा हमने कहा अंडे के निर्माण में कितना समय लगता है? 24 से 26 घंटे का समय लगता है। इसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा? एवीटी हार्मोन। इसे हम बोल सकते हैं आर्जिनिन वैसोटोसिन हार्मोन इस कंडीशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट आता है मुर्गी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में हैचिंग की क्रिया क्या होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट आता है हैचिंग। हैचिंग क्या होता है? अगर इसको हम देखें, अंडों से चूजों का बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने गाय भैंस के अंदर एक कंडीशन देखी थी, वहां पर हम क्या बोल रहे थे? यहां पर तो मुर्गी के अंदर अपन हैचिंग की क्रिया बोल रहे हैं, वहां पर गाय भैंस के अंदर उनकी प्रसव की क्रिया। जैसे मान लीजिए बच्चा अपना गर्भधारण, यानी कि हमने कहा गर्भकाल की जो अवधि होती है उसको पूर्ण करने के बाद में बाहर आता है, और बाहर आने की क्रिया को हम क्या कह रहे थे? प्रसव या पार्चुरेशन हम उसको कह रहे थे, या ब्याने की क्रिया उसको बोल रहे थे। लेकिन यहां पर अंडों से चूजों को बाहर आने की क्रिया भी सेम वही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसको क्या बोलेंगे? हैचिंग की क्रिया। लेकिन नाम यहां पर थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि अंडों से चूजों का बाहर आने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? हैचिंग की क्रिया बोला जाता है। इसके अलावा एक और आता है इनक्यूबेशन पीरियड। इसे परिपक्वन काल भी बोल सकते हैं। अभी परिपक्वन काल। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड से सबसे पहले तो ये देखिए, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये कितने समय का होता है? मुर्गी के अंदर 21 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का। यानी कि मुर्गी के अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड का जो टाइम होता है, परिपक्वन का जो समय होता है, कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का होता है। देखिए एक कंडीशन को समझिए। जैसे हमने कहा था जो गाय है भैंस है, वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या था कि फर्टिलाइजेशन से लेकर और प्रसव के मध्य की अवधि क्या होती है? गर्भकाल अवधि होती है। और यहां पर वही अवधि कौन सी होती है? इंक्यूबेशन पीरियड वाली होती है। यानी कि हमने देखा भी थोड़ी देर पहले अंडे के निर्माण की प्रक्रिया से लेकर, यानी कि अंडे के निर्माण, जहां से अंडे का निर्माण हुआ है, अंडे के निर्माण से लेकर और अंडों से चूजों के बाहर आने तक उनके मध्य की जो अवधि होती है उस अवधि को ही क्या बोला जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड या परिपक्वन काल बोला जाता है, जो कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का होता है। तो इसको परिभाषा में भी हम लिख सकते हैं अंडे निर्माण प्रक्रिया से लेकर और इस पूरी प्रक्रिया को अपन ने क्या कहा था? एक शॉर्ट नाम में इंग्लिश में एग लेइंग। क्या बोला था हमने? एग लेइंग। यानी कि एग लेइंग की क्रिया से लेकर इसके बाद में हैचिंग की क्रिया तक, हैचिंग की क्रिया तक। और हैचिंग की क्रिया को अपन क्या कह रहे हैं? अंडों से चूजों का बाहर आना, अंडों से चूजों का बाहर आना। यानी कि एक तो कौन सा हो गया? अंडे निर्माण की प्रक्रिया से लेके और अंडों से चूजों के बाहर आने तक के बीच की जो अवधि होती है उसी अवधि को क्या बोला जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड या परिपक्वन काल बोला जाता है, जो कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का होता है। आई बात समझे? चलें आगे। तो ये तो कौन सा हो गया? इंक्यूबेशन पीरियड को हमने देखा। ठीक है, चलो इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं चलिए इसके अलावा नेक्स्ट शब्दावली में आती है इसमें मुर्गी के अंडे का वजन। देखिए मुर्गी के अंडे का
वजन। देखिए, अगर सामान्यतः हम मुर्गी के अंडे का अगर वजन देख रहे हैं तो कितना होता है, 58 ग्राम होता है। कितना होता है, 58 ग्राम। यानी कि मुर्गी के अंडे में जो वजन होता है कितना होता है, 58 ग्राम होता है। अगर इसकी औसत उम्र देखें, मुर्गी की औसत उम्र, जिस प्रकार से बकरी का हमने देखा 15 वर्ष का होता है, भेड़ का हमने देखा 12 वर्ष की होती है, इसी प्रकार से मुर्गी की जो औसत उम्र होती है कितनी होती है, 4 से 5 वर्ष की होती है। ये क्या होती है, इसकी औसत उम्र होती है। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं अपन, कौन सा, अंडे की स्ट्रक्चर, यानी कि अंडे की संरचना। नेक्स्ट आता है अंडे की संरचना। देखिए, अंडे की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। कुछ इस प्रकार का अंडा होता है, ठीक है, इस प्रकार की अंडे की आकृति होती है। इसके सबसे भारी परत को, या इसकी सबसे भारी लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल, या क्या बोलेंगे इसे, कवच इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेल या कवच इसे बोला जाता है। इसके बाद में यहां पर क्या होती है, एक झिल्ली होती है। क्या होती है, एक झिल्ली। इस झिल्ली को अपन क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर अपन बात करें कि कुल अंडे का जो सेल वाला भाग होता है, कवच वाला भाग होता है, और ये वाला कवच वाला भाग किसका बना होता है, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि अंडे का कवच वाला जो भाग होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मात्रा देखें तो कितनी होती है, 94% या 95% के समथिंग यहां पर किसकी मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है। ठीक है, जो इसका जो कवच होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जो सेल होता है ये कुल अंडे का कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 11% भाग बनाती है। यानी कि कुल अंडे का 11% जो भाग होता है कौन बनाता है, कवच वाला भाग बनाता है। इसके अलावा मध्य में हम एक पार्ट देखते हैं, इस पार्ट को बोला जाता है योक। क्या बोलते हैं, योक, या हम इसे कहेंगे पीतक। क्या बोलेंगे, पीतक। क्या बोलेंगे इसे, पीतक। यानी कि कुल अंडे का 31% जो भाग होता है, कुल अंडे का 31% जो भाग होता है वो कौन सा होता है, योक वाला होता है। अब देखिए, जो बीच वाला पोर्शन, ये वाला जो भाग बच गया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है श्वेतक, या इसे इंग्लिश में हम कहेंगे एल्ब्यूमिन। क्या कहेंगे, एल्ब्यूमिन। जो कुल अंडे का कितना प्रतिशत भाग होता है, 58% भाग होता है। अंडे की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है, सेल कवच वाली होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का 94 या 95% के समथिंग इसमें हिस्सा पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, या हम कहें सेल की अगर बात करें, कुल अंडे का 11% हिस्सा बनाती है। पीतक जो होता है, योक, ये कितना परसेंट होता है, 31% होता है। इसके अलावा हमने देखा जो श्वेतक वाला जो भाग होता है, ये कुल अंडे का कितना परसेंट भाग होता है बनाते हुए, 58% भाग में श्वेतक वाला भाग होता है, जिसको अपन सफेद वाला भाग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें कि अंडे के अंदर अपन बात करें, अंडे में 74% क्या होता है, पानी होता है। यानी कि अंडे के अंदर हमने देखा 74% किसकी मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। बाकी 26% क्या होता है, शुष्क पदार्थ होता है। क्या होता है, शुष्क पदार्थ होता है। यानी कि 74% तो क्या होता है, उसमें पानी होता है, और 26% क्या होती है, शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। अगर इस शुष्क पदार्थ में देखें क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, जिनमें से प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, मिनरल्स भी होते हैं, इन सभी का परसेंटेज अंडे के अंदर कितना कितना होता है, अगर उनको अपन देखें तो देखिए बात आती है, सबसे पहले देखते हैं कि इस वाले भाग के अंदर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, वसा की मात्रा। यानी कि जो वसा की मात्रा है अंडे के किस भाग में पाई जाती है, योक वाले भाग में पाई जाती है। यानी कि जो इसका योक वाला भाग है, पीतक वाला जो भाग है, इसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, यानी कि कुल अंडे की हमने कहा 11% इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है पीतक वाले भाग में। कितना परसेंट, 11% जो वसा है वो कहां पाई जाती है, पीतक वाले भाग में पाई जाती है।
अगर इसके अलावा डिस्कशन करें कि सर्वाधिक अंडे के किस भाग में, यानी कि इस वाला भाग, ये कौन सा भाग बोला हमने, श्वेतक वाला भाग बोला, यानी कि जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है अंडे के अंदर सर्वाधिक श्वेतक वाले भाग में होती है, यानी कि 13% जो प्रोटीन होती है वो अंडे के किस भाग में पाई जाती है, श्वेतक वाले भाग में पाई जाती है, एल्ब्यूमिन वाले भाग में पाई जाती है। इसके अलावा अगर अंडे में देखें तो क्या होता है, 1% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसके अलावा 1% कार्बोहाइड्रेट होता है और 1% इसमें क्या होता है, ऐसे हम कहें मिनरल्स की मात्रा इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये थी अंडे की संरचना, स्ट्रक्चर, हम उसकी स्ट्रक्चर हम देख रहे थे कि अंडे की संरचना में हमने देखा उसकी जो बाहरी परत होती है जिसको हम सेल बोल रहे हैं, किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी थी। इसका जो कवच होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कितना परसेंट उसमें मात्रा, 94-95% उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है। योग में कितना परसेंट, अगर बात करें वसा की जो मात्रा होती है तो 11% उसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। कुल अंडे का 31% भाग बनाता है ये, ठीक है। अब देखा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन की जो मात्रा है अंडे के किस भाग में होती है, इस वाले भाग में होती है, श्वेतक वाले भाग में होती है, एल्ब्यूमिन वाले भाग में होती है, ठीक है। तो ये क्या थी, इस प्रकार की एक संरचना है जिसको हमने डिस्कस किया। चले आगे, ठीक है। देखिए चलिए अब इसके अलावा देखते हैं कि अंडे के अंदर, मांस के अंदर और दूध के अंदर, यानी कि जो विटामिन होती है, विटामिन भी कौन सी, विटामिन सी, यानी कि जो विटामिन सी होती है किन किन चीजों में अनुपस्थित होती है, अंडे, मांस, दूध, इन सभी में विटामिन सी अनुपस्थित होती है। यानी कि दूध, अंडा और मांस, इन सभी में विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती। लेकिन एक कैरेक्टर आपको याद रखना है ऊंटनी के दूध का, यानी कि ऊंटनी के दूध में विटामिन सी, यानी कि ऊंटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी एंजाइम से पोषक तत्व पाए जाते हैं ऊंटनी के दूध में। अगर उसकी अगर अपन बात करेंगे, अगर ऊंटनी के दूध की अगर अपन बात भी करेंगे तो उसके दूध में देखिए जैसे पोषक तत्वों में लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा पोषक तत्वों की अगर और भी अगर अपन बात करें तो उसमें भी क्या पाया जाता है, इंसुलिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि मधुमेह जो रोगी होते हैं, जिनको डायबिटिक जो कंडीशन होती है, जिनको शुगर की बीमारी होती है, उस कंडीशन में ऊंटनी के दूध को पीने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके दूध के अंदर इंसुलिन की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि मुर्गी के, हम कहें मुर्गी में कौन कौन सी जो संरचनाएं हैं वो अनुपस्थित होती हैं। अगर देखें जानवरों की तुलना में अगर मुर्गी के अंदर अपन देखें तो उसमें क्या होते हैं, दांत अनुपस्थित होते हैं। दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम भी क्या होता है उसमें, अनुपस्थित होता है। इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो कौन सी होती है, स्वेट ग्लैंड। इसके अलावा हम देखें जो स्वेट ग्लैंड होती है, श्वेत ग्रंथि, ये क्या होती है उसमें, अनुपस्थित होती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्तन ग्रंथि होती है ये भी क्या होती है उसमें, अनुपस्थित होती है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं मुर्गी के अंदर क्या होती हैं, अनुपस्थित होती है। बाकी पशु में होते हैं दांत होते हैं, दांत की जगह पे क्या होती है, मुर्गी में चोंच होती है। डायफ्राम यहां पर एब्सेंट होता है। श्वेत ग्रंथि यहां पर अनुपस्थित होती है। स्तन ग्रंथि यहां पर अनुपस्थित होती है। इसके अलावा हमने कहा मूत्राशय, मूत्राशय ये भी क्या होता है, इसके अंदर अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेसिक से। इसके अलावा और डिस्कस करते हैं कि बोनी स्पर क्या होता है। नेक्स्ट आता है बोनी स्पर। मुर्गी के अंदर एक संरचना पाई जाती है, कौन सी, बोनी स्पर। देखिए जो बोनी स्पर होता है इसे फाइटिंग स्पर भी बोला जाता है।
बोनी स्पर को क्या बोल रहे हैं? फाइटिंग स्पर भी बोले जाते हैं, क्योंकि ये टार्सो मेटाटार्सस अस्थि से मिलकर बना होता है। किससे? टार्सो मेटाटार्सस, यानी कि जो बोनी स्पर होता है किससे मिलकर बना होता है? टार्सो मेटाटार्सस हड्डी से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, और ये जो बोनी स्पर की अगर बात करें, कि जो असील नस्ल का मुर्गा होता है, कौन सा? असील नस्ल का मुर्गा, यानी कि मुर्गी की एक नस्ल आती है, कौन सी? असील। असील नस्ल के मुर्गे में कि जो बोनी स्पर है अधिक रूप से क्या दिखाई देता है? विकसित दिखाई देता है। इसलिए असील नस्ल के मुर्गे को क्या कहा जाता है? लड़ाकू। लड़ाकू नस्ल का मुर्गा भी बोला जाता है, इसे फाइटिंग नस्ल का मुर्गा भी बोला जाता है, इसे गेम बर्ड भी बोला जाता है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? बोनी स्पर में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक का हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंडे का जो पीलापन होता है, अंडे का, कि मुर्गी के अंडे के अंदर क्या होता है? अभी पीलापन पाया जाता है, या हम कहीं मुर्गी के अंडे में, या हम कहीं अंडे का जो पीलापन होता है किस पिगमेंट के कारण होता है? देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का जो सफेद रंग होता है किसके कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का हल्का पीलापन केराटिन पिगमेंट के कारण होता है। उसी प्रकार से जो अंडे का पीलापन है किस वर्णक के कारण होता है? ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण होता है। ज़ैंथोफिल, यानी कि ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण मुर्गी के अंडे का जो पीलापन है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें कि अंडों में वायु या गैसों के आदान प्रदान के लिए 600 से 800 क्या होते हैं? गोल छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? गोल छिद्र होते हैं। यानी कि मुर्गी के अंडे में वायु और गैसों के आदान प्रदान के लिए 600 से 800 गोल छिद्र पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि इनसे एनर्जी, अगर बात करें ऊर्जा की, यानी कि अंडों से जो ऊर्जा मिलती है, कितने कैलोरी ऊर्जा इनसे प्राप्त होती है, तो एक अंडे की अगर हम बात करें 80 किलो कैलोरी, यानी कि एक अंडे से 80 किलो कैलोरी ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है। अगर एक वयस्क व्यक्ति की अगर अपन बात करें कि जो वयस्क व्यक्ति होता है उसको प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, अगर हम उसकी बात करें, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता, यानी कि जो वयस्क व्यक्ति होता है उसको प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 20 ग्राम जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलनी चाहिए? पशुजनित होनी चाहिए, यानी कि पशुओं के अंडों से, मांस से, दूध से, इन सभी से प्राप्त होनी चाहिए। और जो बाकी 40% है, हम 40 ग्राम जो प्रोटीन है ये वनस्पति जनित होनी चाहिए। यानी कि हमने कहा है कि वयस्क व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 20 ग्राम पशुजनित अंडों से, मांस से, दूध से मिलने चाहिए, और 40 ग्राम जो प्रोटीन है वनस्पति जनित या पेड़ पौधों से, क्या हम के फल जो सब्जियां होती हैं उनसे 40 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा डिस्कशन था कि प्रोटीन को लेकर। इसके अलावा अगर हम देखें अंडे की जो गुणवत्ता होती है, अंडे की जो गुणवत्ता होती है वो अंडे की गुणवत्ता की जांच किस प्रकार से की जाती है, कौन सा मेथड है, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अंडे की गुणवत्ता की जांच। नेक्स्ट टॉपिक आता है अंडे की गुणवत्ता की जांच। देखिए, अंडे की गुणवत्ता की जांच किस लिए की जाती है? जैसे मान लीजिए अगर बात करें जानवरों के अंदर अपन करें, महिलाओं के अंदर अपन बात करें, जैसे गर्भ को धारण करती है और जो बच्चा होता है वो बच्चा स्वस्थ है
या नहीं है, वो ठीक तरीके से उसके अंग या ऑर्गन्स जो हैं वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सभी के लिए। यानी कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कभी बच्चा चिपक जाता है, कभी उल्टा हो जाता है, तो ये सारी जो कंडीशन है वो सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। अंडे की गुणवत्ता जांच करेंगे, और जो गुणवत्ता किसके माध्यम से करेंगे? कैंडलिंग मेथड के माध्यम से, यानी कि कैंडलिंग विधि के माध्यम से अंडे की गुणवत्ता की जांच की जाती है। अब कैंडलिंग मेथड से किस प्रकार से अंडे की गुणवत्ता की जांच करेंगे? देखिए यहां पर क्या होगा, एक देखिए कि लकड़ी का बॉक्स ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? लकड़ी का बॉक्स। इस प्रकार का एक बॉक्स होता है, इस प्रकार का, यानी कि इस प्रकार का एक बॉक्स होता है, और यहां पर क्या रख दिया जाता है? एक अंडा रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? अंडा, ठीक है। और यहां पर क्या जला दी जाती है? एक कैंडल जला दी जाती है। क्या जला दी जाती है? देखिए यहां पर चाहे कैंडल भी जला सकते हैं या फिर कोई बल्ब भी हम काम में ले सकते हैं। ये क्या लिया हमने? एक लकड़ी का बॉक्स लिया है। क्या लिया है? लकड़ी का बॉक्स। और ये क्या है? कैंडल। कैंडल के माध्यम से अंडे की गुणवत्ता जांच करेंगे। इस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि पूरे बॉक्स के अंदर क्या हो गई है? रोशनी। देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई टॉर्च की रोशनी अपने हाथ में इस प्रकार से लगाते हैं, तो हाथ की जब भी सारी नसें हैं बिल्कुल एकत्रित होकर दिखाई देने लग जाती हैं, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर अंडे की जो आंतरिक रूप से जो संरचना है वो दिखाई देने लग जाएगी। जैसे मान लीजिए इस प्रकार की, जैसे मान लीजिए अंडे की संरचना है। इस अंडे की संरचना में ये हमने कहा था, ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है। और ये मान लीजिए इस कंडीशन के अंदर क्या है भाई? बच्चा है। अब जो बच्चे की जो संरचना है कुछ इसी प्रकार से है, ठीक है। अगर इस स्थिति में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये बच्चा इस झिल्ली के इसी प्रकार से, ये बच्चा क्या हो गया? चिपक गया। तो मतलब बच्चा, ये जो चूजा जिसको अपन बोलेंगे वो चिपका हुआ है। अगर यहां पर इस अंडे के अंदर, यहां पर इस वाले भाग में अगर रेड स्पॉट अगर दिखाई देते हैं, तो मतलब क्या हो गया है कि जो चूजा है वो अंडे के अंदर क्या हो चुका है? मर चुका है। इसलिए उन अंडों को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है वहां से। इसलिए क्या कर देते हैं? उन अंडों को अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से अंडों की गुणवत्ता को जांच करने के लिए कौन सा मेथड काम लेते हैं? कैंडलिंग मेथड के माध्यम से अंडों की गुणवत्ता की जांच की जाती है, ठीक है। चलो इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है, देखिए मुर्गी के मांस को क्या बोलेंगे? मुर्गी का जो मांस होता है, मुर्गी का मांस, मुर्गी के मांस को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन। यानी कि मुर्गी के मांस को क्या बोलेंगे? चिकन बोला जाता है। और चिकन का जो मांस जो होता है कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। यानी कि मुर्गी का जो मांस होता है कैसा दिखाई देता है? सफेद रंग का। भाई बाकी जो जानवर की हमने बात की, गाय भैंस भेड़ बकरी की हमने बात की, उनका जो मांस का जो रंग होता है कैसा होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। इसका सफेद रंग क्यों दिखाई देता है? अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि इसके अंदर, मांस के अंदर जो मायोग्लोबिन जो वर्णक होता है, इसकी क्या पाई जाती है? कमी। बाकी जानवरों में मायोग्लोबिन की अधिकता होती है, इसलिए उनका जो मांस होता है वो लाल रंग का होता है, और इसकी में मायोग्लोबिन की कमी होती है, इसलिए इसका जो मांस होता है सफेद रंग का दिखाई देता है। अगर इसके अलावा अगर खरगोश का भी अगर अपन मांस देखें, उसका भी मांस कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, और इससे भी सफेद होता है, जिसको अपन बोलेंगे चमकदार सफेद रंग का, पियरली व्हाइट मीट होता है, क्योंकि उसके मांस में मायोग्लोबिन की अत्यधिक रूप से क्या होती है? कमी होती है। इसलिए हमने कहा कि जो इसका मांस होता है कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, ठीक है। चलिए अब आता है अंडे को सेने की विधि। नेक्स्ट देखते हैं अंडे को सेने की विधि। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कि अंडे को सेने की विधि, कि मुर्गी जब अंडे देती है तो सेने की जो प्रक्रिया है, हैचिंग की जो प्रक्रिया है, सेना कब है? यानी कि अंडे से चूजा जो बाहर आएगा उस कंडीशन को अपन सेना बोल रहे हैं। यानी कि अंडे को सेने के जो मेथड है वो कौन कौन से हैं? तो इसके लिए 2 विधियां काम में ली जाती हैं। कितनी विधियां काम में ली जाती हैं? इसके लिए 2 विधियां काम में ली जाती हैं। यानी कि अंडे को सेने के लिए 2 विधियां काम में ली जाती हैं। एक तो कौन सी ली जाती है? प्राकृतिक, और दूसरी कौन सी काम में ली जाती है? कृत्रिम। यानी कि एक प्राकृतिक विधि और दूसरा कृत्रिम विधि। तो पहली देख लेते हैं प्राकृतिक विधि।
इस विधि के माध्यम से एक मुर्गी ली जाती है। कौन सी मुर्गी है? कुड़क मुर्गी। कौन सी? कुड़क मुर्गी के द्वारा 8 से 10 अंडों को एक साथ सेया जाता है। यानी कि कुड़क मुर्गी के द्वारा 8 से 10 अंडों को एक साथ सेने का काम होता है। ठीक है, ये कौन सा तरीका हो गया? प्राकृतिक, नेचुरल। उसको हीट देने का जो कार्य मुर्गी के द्वारा किया जा रहा है, उसको सेने का जो कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? मुर्गी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 8 से 10 अंडों को एक साथ सेने का जो कार्यक्रम है वो कौन सा मेथड हो गया? प्राकृतिक मेथड। अब थोड़ा सा कृत्रिम मेथड और देखते हैं कि जो कृत्रिम विधि है वो किस प्रकार से काम करती है। देखिए, नेक्स्ट आती है अंडों को सेने की कृत्रिम विधि। देखिए, जो अंडों को सेने की जो कृत्रिम मेथड होगा, कृत्रिम विधि होगी, इसमें एक मशीन आती, कौन सी? इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर मशीन, यानी कि मशीनी उपकरणों की सहायता से, इनक्यूबेटर जो मशीन होती है, इस मशीन की सहायता से एक साथ 3000 अंडों को, एक साथ 3000 अंडों को सेने का कार्य होता है। क्या होता है? सेने का। यानी कि कृत्रिम मेथड में एक मशीन को या उपकरण को काम में ले रहे हैं, इनक्यूबेटर मशीन होती है, इसको 3000 अंडों को एक साथ सेने का इस विधि के माध्यम से कार्य किया जाता है। और किस प्रकार से सेते हैं? जैसे मान लीजिए हमने कहा जाओ सेने की जो प्रोसेस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड हमने देखा था, कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है। तो जो इंक्यूबेशन का जो पीरियड होता है या परिपक्वन का जो काल होता है, उसके शुरुआती 18 दिनों तक इस मशीन का जो टेम्परेचर है, मशीन का जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये कितना रखा जाता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। अभी कितना? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि शुरुआती 18 दिनों तक का जो मशीनी टेम्परेचर होगा इनक्यूबेटर मशीन का, कितना होगा? 100 डिग्री टेम्परेचर होगा। क्या फ़ारेनहाइट में हम कह रहे हैं? और अंत के जो 3 महीने होते हैं, हम कहें अंतिम 3 महीनों में, सॉरी अंतिम 3 दिनों, अंतिम 3 दिनों का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है, ताकि चूजों में अत्यधिक तापमान मिलने से उनकी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए जो लास्ट का जो टेम्परेचर है वो कितना कर दिया जाता है? 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो सेट किया जाता है इनक्यूबेटर मशीन में। अब इसी मशीन के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें 60% नमी की मात्रा रखी जाती है, या हम कहें आर्द्रता की मात्रा रखी जाती है, ताकि अंडों के अंदर ड्राइनेस ना हो या अंडों में सूखापन ना हो। इस कारण से उस मशीन के अंदर 60% नमी की मात्रा रखी जाती है। तो ये कौन सा मेथड हो गया? हमने देखा कि अंडों को सेने का जो मेथड है, अंडे को सेने की जो विधियां हैं, ये वो विधियां हैं तीनों की तीनों, दोनों की दोनों। ठीक है, एक तो हमने देखा प्राकृतिक विधि और दूसरी हमने कौन सी देखी? कृत्रिम विधि। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं कि अंडे देने वाली जो मुर्गियां होती हैं, अंडे देने वाली मुर्गियों को प्रकाश की आवश्यकता, यानी कि जो मुर्गियां अंडे देती हैं उनको प्रकाश की 14 से 16 घंटे, यानी कि 14 से 16 घंटे उनको किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि अंडे देने वाले मुर्गियों को जो प्रकाश की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? 14 से 16 घंटे की उनको क्या होती है? प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें मुर्गी के अंदर रोग, कुछ रोग हो जाते हैं मुर्गी में। एक तो रोग होता है कौन सा? अंडों से चूजों में, यानी कि अंडों से चूजों में होने वाले रोग को क्या कहेंगे अपन? ल्यूकोसिस। क्या कहते हैं? ल्यूकोसिस। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें मैग्नीज की कमी से, किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज की कमी से भी मुर्गी में रोग होता है। कौन सा होता है? इसे बोलेंगे पैरोसिस। कौन सा बोलेंगे? पैरोसिस। यानी कि मैग्नीज की कमी से कौन सा हो रहा है? पैरोसिस हो रहा है। और एक देखेंगे जिंक की कमी से, जिंक की
कमी से। कौन सा होता है? पैराकीटोसिस। यानी कि रोग होते हैं, हालांकि डिजीज इसमें आएंगी, डिजीज को भी हम देखेंगे आगे कि कौन कौन सी मुर्गियों के अंदर होने वाली जो डिजीज है उनको थोड़ा डिटेल से हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम मुर्गी से रिलेटेड अभी बेसिक बातें को लेकर ही देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बेसिक सी बातें आती हैं मुर्गियों के अंदर। मुर्गियों में पाचन शक्ति को, यानी कि मुर्गियों के अंदर पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए मुर्गियों को क्या खिलाए जाते हैं? ग्रिट खिलाए जाते हैं। भी क्या खिलाए जाते हैं? ग्रिट। यानी कि मुर्गियों के अंदर पाचन शक्ति की जो क्रिया होती है उसको बढ़ाने के लिए मुर्गियों को क्या खिलाया जाता है? ग्रिट। ग्रिट किसे बोलेंगे? कि मार्बल के छोटे टुकड़े होते हैं, मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े। यानी कि पाचन शक्ति की क्रिया को बढ़ाने के लिए मुर्गियों में क्या खिलाए जाते हैं? ग्रिट। और इन ग्रिट्स को पचाने का जो कार्य है, ये जो ग्रिट है, ग्रिट को पचाने का कार्य कौन करता है? गिजाड़ करता है। कौन करता है? यानी कि मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है, अंग है, कौन सा? गिजाड़। यानी कि इन ग्रिट्स को पचाने का जो कार्य है वो कौन सा करता है? इनको पचाने का कार्य गिजाड़ करता है। मुर्गी के शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा आता है? गिजाड़। ये मुर्गी के शरीर के अंदर मार्बल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ग्रिट जो होते हैं, उनको पचाने का काम करते हैं, जिससे मुर्गियों में पाचन शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें मुर्गियों के अंदर रेसे और इसके अलावा विटामिन ए, रेसे और विटामिन ए की जो फाइबर है और विटामिन ए है, इसकी पूर्ति करने के लिए उनको क्या क्या खिलाया जाता है? उनको पालक खिलाया जाता है, उनको इसके अलावा बरसीम उनको खिलाया जाता है, इसके अलावा उनको रिजका खिलाया जाता है। यानी कि ये सारी चीजें मुर्गी के अंदर रेसे और विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए उनको खिलाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था डिस्कशन बेसिक बातों को लेकर। अब कुछ जगह क्या मिलता है, जैसे हम डिस्कस करते हैं, अभी तो सामान्य बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य जितनी भी मुर्गी से रिलेटेड बातें आ रही थी उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके अलावा यानी कि अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो अंडे होते हैं, अंडे के प्रकार का हम थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे। कई बार क्या है कि माइंड में क्वेश्चन चलता है कि मुर्गी के जो अंडे होते हैं खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं, निषेचित होते हैं, अनिषेचित होते हैं, कैसे ये अंडे होते हैं, इनको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो सारी चीजों को लेके अब डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखेंगे अंडे का प्रकार। अंडे का प्रकार देखिए, अंडे कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात करें अंडों की, अगर बात करें अंडों की, तो अंडे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अंडे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? निषेचित। कौन से होते हैं? निषेचित अंडे। ठीक है, एक तो कौन से हो गए? निषेचित। और एक कौन से होते हैं? अनिषेचित। एक तो कौन से होते हैं? निषेचित, और एक कौन से होते हैं? अनिषेचित अंडे। दोनों को ही हम देख रहे हैं। इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं? इन्हें बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग यानी कि निषेचित अंडे, या हम इनको बोल सकते हैं उर्वर एग। क्या बोलेंगे? उर्वर एग। इससे क्या बोलेंगे? नॉन फर्टिलाइज। इन्हें क्या बोलेंगे? नॉन फर्टिलाइज, या हम इन्हें कहेंगे ए उर्वर एग। ठीक है, यानी कि अंडे के प्रकार हम देख रहे हैं। कितने टाइप हो गए? 2 प्रकार होते हैं, एक निषेचित, एक अनिषेचित होता है, एक फर्टिलाइज, एक नॉन फर्टिलाइज होता है। किस कंडीशन को हम कहेंगे शाकाहारी अंडे हमें प्राप्त कैसे होंगे, मांसाहारी हमें कैसे प्राप्त होंगे? चलिए दोनों कंडीशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक फार्म के अंदर क्या रखी जाती हैं? 10 मुर्गी। 10 मुर्गियों के साथ में एक यदि नर मुर्गी को रखा जाता है, 10 मुर्गियों के साथ में यदि एक फार्म के ऊपर एक नर मुर्गी को रखा जाता है, तो वहां से जो अंडे प्राप्त होने वाले हैं, कौन से प्राप्त होने वाले हैं? निषेचित अंडे, या इसे हम कहेंगे मांसाहारी अंडे।
क्या कहेंगे? मांसाहारी अंडे। क्योंकि इन अंडों में क्या होगा? जीव होगा। क्योंकि नर के साथ में क्या होगा? प्रजनन की क्रिया होगी, और प्रजनन की क्रिया के माध्यम से क्या बनेगा? उनमें चूजा। इस प्रकार से हमने कहा अगर 10 मुर्गियों के अकॉर्डिंग एक मुर्गा अगर रखा जाता है उनके साथ में, तो प्राप्त होने वाले अंडे कैसे होंगे? निषेचित अंडे होंगे, यानी कि निषेचित अंडे हमें प्राप्त होंगे। तो वो अंडे कैसे कहलाएंगे? मांसाहारी अंडे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी कंडीशन को हम आगे दोहराते हैं कि 10 मुर्गियों के साथ में अगर कोई मुर्गा नहीं रखा जाता है, तो जो अंडे प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? शाकाहारी अंडे। कैसे होंगे? शाकाहारी अंडे। ठीक है, दोनों ही चीज समझ में आ रही है। यानी कि यहां पर मुर्गी और मुर्गियों का अनुपात हमें पता लग रहा है कि यहां पर जो रेशो रखा जाएगा 10 मुर्गियों पर 1 नर मुर्गा, ये क्या हो गया? इनका अनुपात हो गया, मुर्गियों का रेशो निकल के आ गया। और यहां से हमें यह भी पता लग रहा है कि शाकाहारी अंडे कैसे प्राप्त हो रहे हैं। अगर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई है, अगर निषेचन की क्रिया उसमें हुई है, मुर्गे और मुर्गियों में निषेचन की क्रिया हुई है, तब जो अंडा प्राप्त होगा तब तो कौन सा होने वाला है? मांसाहारी। क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई है, वहां पर क्या बनेगा? जीव बनेगा। और जिस अंडे में जीव होता है वो कौन सा कहलाएगा? मांसाहारी। और जिस अंडे में जीव नहीं होगा, या हम कहें जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं हुई है और जो अंडा प्राप्त हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? शाकाहारी अंडा उसे बोला जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। कई बार माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि अंडे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मुर्गी से रिलेटेड। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में मुर्गी को नस्लों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।